नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की जो न्यू एडिशन की प्रैक्टिस सेट है उसे देख रहे थे। इसमें से हम लोग पहला सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये आपका दूसरा सेट है। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका पहला, आपका हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, तो उनकी पद्धति कैसी थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी। आगे देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इस 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें हुई है आपका? ये आपके वैदिक युग में शुरुआत हुई इनकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, वैदिक युग में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, उसने अपनी धार्मिक सभा आपका प्रयाग में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, प्रयाग में किया था। ये आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसका निर्माण किसने शुरू कराया था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और किसके याद में? आपके बख्तियार काकी के याद में आपके शुरू करवाया था। इसका मृत्यु के बाद इसके पूरा इसे इल्तुतमिश ने करवाया। आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। जो कि प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी। अगर बात किया जाए नियमित जनगणना की, तो 1881 में आपके नियमित जनगणना शुरू हुई थी। और किसके समय में हुई थी? आपके लॉर्ड रिपन के समय में आपकी नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन आता है, प्रथम जनगणना और प्रथम नियमित जनगणना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका, क्वेश्चन एक छूट जा रहा है, माफ कीजिएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका, बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मुंबई में, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका, काकोरी के केस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका, वल्लभ पंत के समय हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत जी के अभियुक्त में हुआ था, समिति का गठन हुआ था। और आप लोग जानते हैं काकोरी षड्यंत्र का क्या नाम बदल के कर दिया गया? अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया इसका बदल के। और कब ये हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र, आप लोग जानते ही हैं। और इसमें इसके जो प्रमुख जो थे उसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल आ जाते हैं, अशफाक उल्लाह खान आ जाते हैं। ये सब थे आपके 10 क्रांतिकारी थे, इसमें शामिल हुए थे। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8वें का, तो ये थे एम.जी. रंगा ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एम.जी. रंगा ने इनका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसके सुझाव पर भारतीयों ने साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? सही जवाब हो जाएगा आपका, लॉर्ड इरविन के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को उससे बाहर रखा गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और साइमन कमीशन बना कब था? तो यह आपका 8 नवंबर 1927 को बना था और 1928 में यह भारत में आया था। और इसके अध्यक्ष थे वही जॉन साइमन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पंत ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका, सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका। और यह आपका गर्म मरुस्थल है।
और पूछा जाए सहारा शब्द किस भाषा का से लिया गया, तो ये आपकी अरबी भाषा से लिया गया। ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अफ्रीका तक में फैला हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा 20 से अधिक झीलें भी हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा आपका 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 प्राकृतिक प्रदेशों में। अच्छाओं की बात की जाए तो इसमें हो जाता है आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय एक हो गया, दूसरा हो जाता है आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान, फिर तीसरे पे आते हैं तो मरुस्थलीय भाग में आ जाता है, और चौथा देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। पांचवें की बात किया जाए तो जो आपके तटीय मैदान है, समुद्र किनारे वाले कोस्ट गार्ड, उसकी बात हो जाता है। और छठवें प्रदेश की बात की जाए तो आपके जो द्वीप समूह हैं आपके, उनकी बात की जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यहीं से आपके नेशनल पार्क जो गंगोत्री नेशनल पार्क का भाग है, इसी बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है का, भारत में समस्त राज्यों का क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का आपका पूर्व से पश्चिम तक की बात की जाए तो इसमें से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितना स्थान है आपका, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, चौथा स्थान है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका अरबी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका वैश्वीकरण का घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ यही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी काम कम रहता है उसमें अधिक आदमी लगे रहते हैं, तो ये आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया, विशाल श्रमिक शक्ति के नियोजन करने के लिए पूंजी की संरचना अपर्याप्त होता, तो आपका यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, यानी लोग ज़्यादा रहते हैं और काम कम रहता है, अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट एक लेख पत्र है, तो किसका लेख पत्र है? सही जवाब हो जाएगा आपका राजकोषीय नीति का। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सरकार की राजकोषीय नीति का बजट पत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविदोत्तर संस्था है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये नीति आयोग जो है संविधान के उत्तर संस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपका 1 जनवरी हुआ था आपका, 1 जनवरी सन 2015 में हुआ था आपका नीति आयोग का गठन। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था और इसके प्रदेश अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं और अरविंद पनगड़िया जो थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना का 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित किससे है? तो आर्यन मल्होत्रा कमेटी जो है वह आपके बीमा क्षेत्र में सुधार से लिए है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से लिए बनाया गया था आपका आर्यन मल्होत्रा समिति। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो यह आपका प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका प्रजातंत्र कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। दिया गया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। आगे देखते हैं समवर्ती सूची में ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या जो संविधान में शब्द लिए गए हैं, तो हो गया जैसे इसके अलावा अमेरिका के संविधान से आपके मूल अधिकार लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व लिए गए हैं, जापान के संविधान से आपके संसदीय शासन प्रणाली लिया गया। इस तरह से जो भी शब्द आते हैं तो इसको आप लोग देखते रहिएगा, कई तरह से बनाए जाते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका
संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपके भाग 20 में। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 368 जो है इसे संविधान संशोधन की बात की जाती है। और पूछा जाए आपके संविधान संशोधन कितने तरह से होता है, तो संविधान संशोधन आप लोग पता है 2 तरह से होता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से हो जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आयकर का एकत्रीकरण जो है यह कलेक्टर का काम नहीं होता है। आयकर का एकत्रीकरण कलेक्टर का काम नहीं होता है। बाकी सारे के सारे का भू राजस्व के एकत्रीकरण भी कलेक्टर का काम होता है, भू दत्तक का ये भी कलेक्टर का काम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो सही जवाब है आपका सिलिकॉन होता है, जो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आइसोबार है वायुदाब के लिए होता है, आइसो हाइट है ऊंचाई के लिए होता है, आइसोबार गहराई के लिए होता है, लेकिन आइसोहेलाइन जो है बर्फ वर्षा के लिए नहीं है, लवणता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से है, आइसोहेलाइन जो है यह लवणता जांचने के लिए होता है, ना कि बर्फ वर्षा के लिए प्रयोग शब्द। आगे देखते हैं, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका किण्वन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका किण्वन के द्वारा। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया भी आपकी किण्वन के द्वारा ही होती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आगे देखते हैं, और हाइड्रोजनीकरण की बात किया जाए तो इसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोकार्बन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिक प्राप्त किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण। और बहुलकीकरण का बात किया जाए जो डी में दिया है, इसमें एकल इकाइयों से बहुलक बनाने की प्रक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है इसमें। और घरेलू एलपीजी की बात किया जाए तो इसमें प्रोपेन गैस होती है। और उसके बाद भूजल रेडान सांद्रता परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें भूकंपीय भविष्यवाणी की मदद करता है। इस तरह से आप लोग रिलेट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, अनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जीन जो होता है वो अनुवांशिकता की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका जीन अनुवांशिकता की इकाई होती है। आप लोग को पता है अनुवांशिकता की खोज आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं में से 7 संख्याओं का औसत। देखिए मैथ यहाँ से हो जाता है, लेकिन हम लोग मैथ को स्किप करेंगे क्योंकि अभी आपको पता ही है। फिर हम रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग को स्किप करेंगे, सीधे हम हिंदी पर आते हैं या जीएस जो भी रहेगा उस पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वैमनस्य का विलोम क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा वैमनस्य का विलोम आपका सौमनस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका सौमनस्य। अगला है आपका सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका सूर्य प्लस उदय हो जाएगा सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। आगे आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता न हो, उसके लिए क्या शब्द उपयोग होता है। तो उसके लिए निर्मम शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका निर्मम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ओछी हरकत करके कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा एक करने का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका ओछी हरकत करके कार्य को सिद्ध करना। आगे देखते हैं आपका जयद्रथ वस्त्र किसकी रचना है। तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जयद्रथ वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम है 2026 का से सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। यानी 3 खेलों को जो हटाया गया आपके कुश्ती है, तीरंदाजी है और निशानेबाजी है। 3 खेलों को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो है 2026 में राष्ट्रमंडल अगला खेल जो होगा उसमें कहाँ पर होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है। सही जवाब हो जाएगा आपका डिजिटल संसद को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका डिजिटल संसद को लॉन्च किया संसद ने हाल ही में। आगे देखते हैं, ये डिजिटल संसद में आपको क्या होगा कि ये जो संसद की कार्रवाई है सीधे संसद के ऐप द्वारा आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा।
तो सही जवाब है आपका जयपुर में बनाया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसमें 75,000 दर्शक के बैठने की व्यवस्था होगी। और आपको याद ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है आपका, अहमदाबाद में है। और दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। और पहले नंबर पर आपका अहमदाबाद का जो है क्रिकेट स्टेडियम। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो सही जवाब है आपका केरल उच्च न्यायालय जो है वह आपका पहली पेपरलेस अदालत बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। और यहाँ के सुप्रीम जज कौन से हैं? यहाँ के सुप्रीम जज आपके वाई.डी. चंद्रचूड़ हैं, जो कि इस यहाँ के आपके सुप्रीम जज हैं। आगे देखते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका फिलीपींस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, फिलीपींस ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो इन्होंने आपका शेफाली वर्मा को किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, शेफाली वर्मा को किया गया है आपका। और ये आपके टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली भारतीय महिला ये भी हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन देखिए दिया है, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका, कौन सा मिशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा शुरू किया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। और कुछ जल्दी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट मिशन हुए हैं उसमें देखे जाते हैं, जो मिशन वंदे मातरम है, वंदे भारत है, वह कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे लोगों के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये आपकी कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन भारत राहत जो है 2015 में चलाया था, यमन संकट के दौरान चलाया गया था। इसलिए आप इस तरह से ऑपरेशन कई पूछते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी ऑपरेशन नए नए चलाए जाते हैं उस बात को आप लोग याद करके पेपर में जाइएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका, रूस के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, रूस के साथ किया है पैसेज अभ्यास। इससे पहले आपका पैसेज अभ्यास एक हुआ था जो अमेरिका के साथ हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 59 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका दलाई लामा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, दलाई लामा है। आगे देखते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है दीनानाथ पुरस्कार, लता मंगेशकर। आगे देखते हैं। वाटर लिली भारत किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये आपका बांग्लादेश का है, राष्ट्रीय चिन्ह है बांग्लादेश का है। अब इधर की बात की जाए तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें उसकी बात की जाए तो आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह आपका शेर हो जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह आपका चांद सितारा और चमेली हो जाता है। नॉर्वे का देखा जाए तो यहाँ का भी शेर हो जाता है। आपके तुर्की का देखा जाए तो चांद तारा हो जाता है। फ्रांस देखा जाए तो लिली होता है। इटली का सफ़ेद लिली है। देखिए लिली कई तरह के होते हैं, इटली का सफ़ेद लिली है, फ्रांस का लिली है, और बांग्लादेश के जो क्वेश्चन में पूछा है उसको वहाँ की वाटर लिली है। और इटली के देखे जाए तो सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया की जाल देखा जाए तो वेटल है, स्पेन के देखा जाए तो वहाँ पे ईगल बना होता है, अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ का गोल्डन रॉड है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा। आगे देखते हैं। सुमेलित करना है आपका देश है और वहाँ की राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है। तो नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है। तो यहाँ से नॉर्वे से मिलाएंगे आपके ओस्लो, यानी पहले का डी से मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका साइप्रस आ जाता है, तो यहाँ की राजधानी आपको निकोसिया है, तो पहले से मिला देंगे इसे। फिर देखते हैं जॉर्जिया आ जाता है, तो यहाँ की राजधानी तिब्लिसी है, तो तिब्लिसी से मिला देंगे जॉर्जिया की राजधानी तीसरा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी आपकी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो इस तरह से पहले का चौथा से ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहीं से सीधे सीधे मिला देंगे। पहले का सी है और दूसरे का नहीं, चौथा नंबर नहीं सही होगा, तो पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का पहले, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी पर मिलाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था?
तीसरे नंबर क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपके जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं इनको निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये भारत के आपके छठे राष्ट्रपति थे और यह कार्यकाल जो था 1977 से लेकर 1982 तक का कार्यकाल था। आगे देखते हैं, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आपके आंध्र प्रदेश के। एक बार आगे देखते हैं, पहली राष्ट्रीय पंचायत दिवस कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। पंचायती राज दिवस मनाने की प्रणाली जो शुरू हुई थी आपके मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 24 अप्रैल 2010 को शुरू की गई थी। हालांकि आपको पता है कि आपके पंचायती राज जो है 24 अप्रैल 1993 से संवैधानिक संस्था दर्जा प्रदान किया था और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू था। लेकिन इसे मनाने की जो प्रथा है वह 24 अप्रैल 2010 से शुरू हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद आपका कर्नाटक के बीजापुर में है। गोल गुंबद आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजापुर में। इसे किसने बनवाया था? आदिल शाही राजवंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था आपका गोल गुंबद। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है जिसका निर्माण आपको कब किया गया था? 1656 में किया गया था। किन्होंने किया था आपको पता है? आदिल शाह ने किया था। आगे देखते हैं, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो आपका झारखंड का लोक नृत्य की बात किया जाए तो यहाँ आपका पाइका भी झारखंड का नृत्य है, पाइका भी है और छऊ भी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों है। जैसे नटुआ भी होगा वो भी वहाँ का है, करिया झूमर हो गया वो है, जतरा की बात किया जाए तो वो भी आपका झारखंड का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सही जवाब हो जाएगा जूडो आपके जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। तो कहाँ पर लगाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, जापान का राष्ट्रीय खेल है। अब भारत की बात की जाए राष्ट्रीय खेल तो यहाँ का हॉकी है, ब्राजील की बात की जाए तो वहाँ का फुटबॉल है, रूस की बात की जाए तो रशियन हॉकी आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो यहाँ क्रिकेट हो जाता है, चीन की बात किया जाए तो टेबल टेनिस वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो देश और राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पीटी उषा जी को जो है आपकी गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं इन्हें पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एक धाविका थी, आपको पता ही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन संबंधी स्टॉकहोल्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 16 जून 1972 को आयोजित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1972 को आयोजित किया गया था स्टॉकहोल्म सम्मेलन। इसमें आपके 22 देशों ने इसमें भाग लिया था। 122 देशों ने इसमें भाग लिया था, ना कि 122 देशों ने भाग लिया था इसमें। आगे आपका गद्यांश आ जाता है, गद्यांश शुरुआत आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर गद्यांश दिया गया, देखिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका गद्यांश है, तो गद्यांश को आप लोग बड़े अच्छे से पढ़िएगा और गद्यांश पूरा तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यही आपका मेरिट बनाएगा, क्योंकि 10 नंबर का पूरा गद्यांश ही रहेगा आपका। 71 से 75 तक क्वेश्चन दिया गया है इसमें। गद्यांश को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिया गया है आपका, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसे राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी के भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजनबी लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दावा करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है।
तो गद्यांश है आपका शिक्षा पर संबंधित था। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वेश्चन पहला है 71 नंबर का, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय मानस और स्पंदन ध्वनित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 72 नंबर क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, सही जवाब देखते हैं, इसका हो जाएगा आपका भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, इसी की बात की गई है ना गद्यांश में, तो यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 75 नंबर क्वेश्चन है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा से साथ साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा आपका सामायिक जीवन के प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामायिक जीवन के प्रवाह से। फिर आपका दूसरा गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया आपका, आप लोग अच्छे से गद्यांश को पढ़ते रहिएगा। दिया गया, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या दिया है, इसलिए नैतिक आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ये था आपका गद्यांश। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिएगा। क्वेश्चन आपका, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, सही जवाब हो जाएगा आपका जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद आपकी मैथ की शुरुआत होती है। इसका पीडीएफ आपको मैथ के साथ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैथ का सॉल्व के साथ पीडीएफ आपको जरूर से जरूर मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।